सिद्धार्थ ने जब सीहोर रोड पर केवल लोडिंग गाड़ियों को देखा तो उसके दिमाग में ये बात क्लिक कर गई थी कि शायद यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है और वो जिस ट्रक को तलाश रहा है हो सकता है उसे वो ट्रक वहीं मिल जाए। सिद्धार्थ के द्वारा इस बात का जिक्र किए जाने के बाद जब कार्तिक ने गूगल में चेक किया तो उसे वहीं पर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के होने के बारे में जानकारी मिली। और उसके बाद जब सिद्धार्थ समेत बाकी लोग उस जगह पहुंचे जहां पर वो ट्रांसपोर्ट कंपनी मौजूद थी तो उन्हें उस ट्रक के बारे में जानकारी मिल गई थी जिस ट्रक में सिद्धार्थ ने उन लड़कियों को बैठा देखा था। उस ट्रक के बारे में जानकारी मिलने के बाद सिद्धार्थ समेत बाकी लोग भागते हुए उस जगह पहुंच गए थे जहां पर वो ट्रक उन लड़कियों को छोड़ने गया था। और जैसे ही सिद्धार्थ उस गांव में पहुंचा और उन लड़कियों के झुंड के सामने पहुंचा कि वहां कुछ ऐसा हुआ कि जिसने सिद्धार्थ के कान खड़े कर दिए थे। और सिद्धार्थ समझ गया था कि आखिर उसे उन लड़कियों की तरफ खिंचाव क्यों महसूस हुआ था। सिद्धार्थ को जिस दिन पारद मिला था और वो पहनकर अपने घर आया था उस रात सिद्धार्थ को एक सपना आया था और उसके साथ साथ सिद्धार्थ को पारद में 9 रंग की रोशनी निकलती हुई दिखाई पड़ी थी। ठीक वैसी ही रोशनी सिद्धार्थ को आदि शक्ति के शरीर से भी निकलती हुई दिखाई पड़ी थी। लेकिन सिद्धार्थ को वो रोशनी पारद में से सिर्फ एक बार निकलती हुई दिखाई पड़ी थी और उसके बाद वो रोशनी कहीं गायब सी हो गई थी। लेकिन आज जब सिद्धार्थ उन लड़कियों के सामने पहुंचा तो उसे फिर से वो रात याद आ गई थी। उसके सामने 7 लड़कियां खड़ी हुई थी और सबके गले में एक ही आकार का स्टोन मौजूद था लेकिन सबके कलर अलग अलग थे। सिद्धार्थ जब लगातार उन लड़कियों को घूरते हुए देखता रहा तो कार्तिक को ऐसा लगा कि कहीं इसकी वजह से सिद्धार्थ को शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए उसने सिद्धार्थ की ओर देखा और कहा, भाई आंखों से ही खा जाएगा इन्हें, जिस काम के लिए आया है उसे कर वरना पीट देंगे ये लोग। उसके इतना कहते ही सिद्धार्थ एकदम से झेप गया था और उसके बाद वो अपने साथ आए ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक राठौर की ओर देखते हुए बोला, मुझे इनसे बात करनी है। सिद्धार्थ के इतना कहते ही राठौर लपक कर बोला, हाँ हाँ सर, क्यों नहीं। चूंकि अनिकेत ने उसे अपना परिचय दे दिया था इसलिए राठौर उसकी नजर में आने के लिए खुशामद कर रहा था। सिद्धार्थ से इतना कहने के बाद राठौर ने उन लड़कियों की ओर देखा और बोला, ए सुनो, तुम लोग इधर आओ। उसके इतना कहने के बाद वो लड़कियां आकर सिद्धार्थ के सामने खड़ी हो गई थी। पूछिए सर, जो कुछ पूछना है आप आराम से पूछ लीजिए, मैं इधर खड़ा हूँ, राठौर ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा। राठौर के इतना कहते ही सिद्धार्थ ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा और सिद्धार्थ के इस तरह देखते ही राठौर थोड़ा सा झेप गया था। पूछिए सर, राठौर ने सकुचाते हुए कहा और उसके बाद सिद्धार्थ ने उन लड़कियों की ओर देखते हुए बहुत ही सहजता और प्यार भरी आवाज में सवाल किया, बेटा तुम लोगों ने ये अपने गले में जो पहना है वो कहाँ मिला। सिद्धार्थ के सवाल करने के बाद वो लड़कियां सकपका गई थी। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे सिद्धार्थ उन्हें इस स्टोन को पहनने के लिए सजा देने वाला है। डरो मत बेटा, बताओ, सिद्धार्थ ने फिर से उनकी ओर देखते हुए कहा। लेकिन वो लड़कियां सकपकाई हुई खड़ी रहीं और जब उन्होंने सिद्धार्थ के दोबारा सवाल पूछने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया तो सिद्धार्थ के पास खड़े राठौर ने उन्हें हड़काते हुए कहा, तुम सबके सब बहरी हो क्या? सर कुछ पूछ रहे हैं, उन्हें बता क्यों नहीं रही हो। इतना कहने के बाद राठौर सीधा सिद्धार्थ की ओर मुड़ा और उसके कुछ कहने से पहले ही बोला, सर मुझे माफ कीजिएगा लेकिन ये लोग बिना डांटे बोलने वाले नहीं हैं। और इससे पहले सिद्धार्थ राठौर से कुछ कहता उसके कानों में एक लड़की की आवाज सुनाई पड़ी, हमें ये हाईवे के पास मिला था जब हम तेंदू के पत्ते लाने गए थे। उस लड़की के इतना कहते ही सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा और बोला, कौन से हाईवे के पास। और सिद्धार्थ के सवाल करने के बाद उस लड़की ने सिद्धार्थ को सब कुछ बता दिया था और वो लड़की जैसे जैसे सिद्धार्थ को उस स्टोन के मिलने के बारे में बता रही थी वैसे वैसे सिद्धार्थ का चेहरा खुशी से फूलता जा रहा था। वो समझ चुका था कि ये स्टोन पारद से संबंध रखने वाला है और इसे जरूर देवयानी लेकर आई होगी। और सिद्धार्थ का सोचना सही था, ये देवयानी का हार था जो उसके भाई आदित्य ने उसे जन्मदिन पर गिफ्ट किया था। सिद्धार्थ ने उन लड़कियों से वो सारे स्टोन मांग लिए थे और उसके मांगने के बाद उन लड़कियों ने बिना किसी नानुकुर के सिद्धार्थ को वो स्टोन दे भी दिए थे। उसके बाद सिद्धार्थ ने अनिकेत से उन्हें कुछ पैसे देने का इशारा कर दिया था और उसका इशारा पाते ही अनिकेत ने 2-2 हजार रुपए उन लड़कियों को दे दिए थे। एक मामूली से स्टोन के 2,000 रुपए पाते ही वो लड़कियां खुशी से उछल पड़ी थी। सिद्धार्थ उस स्टोन को लेकर वापस आ गया था लेकिन उसे अभी भी संतुष्टि नहीं मिल रही थी क्योंकि उसकी अंगूठी में 9 रंग उठे थे। एक रंग उसकी अंगूठी का था, बाकी 7 उसे वहां से मिल गए थे लेकिन अभी 9वां रंग गायब था। सिद्धार्थ ने फिर से आकर उस जगह पर उस बचे हुए टुकड़ों को ढूंढना शुरू कर दिया था लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं मिला था। जब सिद्धार्थ को वहां कुछ भी नहीं मिला तो उसने जयपुर जाने का निर्णय कर लिया था।
हालांकि उसे कार्तिक और अनिकेत ने बहुत समझाया कि वो ना जाए, लेकिन सिद्धार्थ नहीं माना था और वो जयपुर जाने के लिए तैयार हो गया था। सिद्धार्थ को उन लड़कियों के हाथों से उन पत्थरों को लेते देखकर और उसके बाद उसकी जयपुर जाने की जिद को देखकर वो लोग समझ गए थे कि शायद सिद्धार्थ का जयपुर जाना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को ज्यादा रोका नहीं और सिद्धार्थ उसके बाद गुल्लू को साथ लेकर और उसी गाड़ी और बाउंसर के साथ जिसके साथ वो आया था जयपुर के लिए निकल गया था। इधर सिद्धार्थ वापस जयपुर जा चुका था और उधर दूसरी तरफ टिया, जिसने सिद्धार्थ को सीहोर के चौक में देखा था, उसने जब सिद्धार्थ को इधर उधर ढूंढा और सिद्धार्थ उसे कहीं नहीं दिखाई पड़ा, तो वो ये बात जतिन और रणधीर को बताने के लिए वापस गांव की तरफ लौट गई थी। टिया जब जतिन के घर पहुंची तो उसे वहां पर जतिन और रणधीर दोनों दिखाई नहीं पड़े। उन्हें वहां ना देखकर टिया थोड़ा परेशान हो गई थी। कहाँ चले गए ये दोनों? टिया ने अपने आप से कहा और फिर उस कमरे के अंदर चली गई थी जिस कमरे में उन्होंने शक्ति मौली को लिटाया हुआ था। जैसे ही टिया उस कमरे में पहुंची कि अपने सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। शक्ति मौली की बॉडी वहां से गायब थी और रणधीर और जतिन प्रसाद दोनों जमीन पर पड़े हुए थे। रणधीर और जतिन को जमीन पर पड़ा देखकर टिया दौड़ते हुए उनके पास पहुंच गई थी और उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगी थी। करीब 10 मिनट तक कोशिश करने के बाद रणधीर और जतिन दोनों होश में आ गए थे और उन्होंने जैसे ही अपनी आंखें खोली उन्होंने चीखना शुरू कर दिया था। क्या हुआ? आप दोनों चीख क्यों रहे हैं? टिया ने झकझोरते हुए कहा और टिया के झकझोरने के बाद वो दोनों चुप हो गए थे। क्या हुआ? बताओगे कुछ? टिया ने रणधीर की ओर देखते हुए कहा। वो आदमी किधर गया? रणधीर ने बिस्तर की ओर देखते हुए कहा, जहां से शक्ति मौली गायब था। यही मैं तुमसे पूछना चाह रही हूं कि आखिर वो कहां गया? टिया ने रणधीर की ओर देखते हुए कहा। वो चलने लगा था टिया, हमने उसे रोकने की कोशिश की तो हम बेहोश हो गए। जतिन ने रणधीर के कुछ कहने से पहले ही जवाब दिया और उसके बाद टिया की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। चलने लगा था मतलब वो होश में आ गया था? टिया ने जतिन प्रसाद की ओर देखते हुए सवाल किया। नहीं, वो बेहोशी की हालत में चल रहा था और जब हमने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने हमें बेहोश कर दिया। जतिन ने अपनी बात दोहराते हुए कहा। सिद्धार्थ का उसी वक्त सीहोर आना और उसके बाद उस आदमी का बेहोशी की हालत में ही चलना, टिया के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि हो ना हो ये सिद्धार्थ के यहाँ आने की वजह से ही हुआ है। इसका मतलब वो बाहर जा चुका है? टिया ने उन दोनों की ओर देखते हुए सवाल किया। पता नहीं, रणधीर ने टिया की ओर देखते हुए कहा। तो चलो उठो, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। अगर वो इसी हालत में लोगों के सामने आ गया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। टिया ने रणधीर की ओर देखते हुए कहा और उसके इतना कहने के बाद रणधीर जैसे ही उठने जा रहा था कि तभी उसके कानों में जतिन प्रसाद की कड़कती हुई आवाज सुनाई पड़ी। तुम दोनों कहीं नहीं जा रहे हो। मैंने रणवीर को तुम्हारी लोकेशन दे दी है, अब तुम्हें उसके साथ जाना है। जतिन प्रसाद ने टिया और रणधीर को डांटते हुए कहा। जतिन को अभी कुछ देर पहले जो एक्सपीरियंस हुआ था उसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह से काम किया था और वो अब किसी भी सूरत में टिया और रणधीर की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। लेकिन अंकल, इससे पहले टिया अपनी बात पूरी करती कि जतिन ने उसकी बात बीच में ही काट दी और गुस्से से बोले, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो। तुम दोनों अब चुपचाप यहीं बैठोगे और कहीं नहीं जाओगे। इवन तुमको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। रणवीर आ रहा है, अब वो खुद सब कुछ मैनेज करेगा। जतिन ने इतना कहते हुए उन्हें वहीं बैठे रहने का इशारा कर दिया था। जतिन के इतना कहने और उसके इशारा करने के बाद टिया और रणधीर समझ गए थे कि जतिन उन्हें ऐसे नहीं जाने देगा। इसलिए टिया और रणधीर ने एक दूसरे की ओर देखा और इससे पहले कि जतिन प्रसाद कोई रिएक्शन देता कि उन दोनों ने सर से बाहर की तरफ दौड़ लगा दी थी। उनके बाहर की तरफ दौड़ लगाते ही जतिन ने भी उठकर उनके पीछे दौड़ने की कोशिश की, लेकिन शरीर से मोटा होने के कारण वो दौड़ नहीं पाया और इससे पहले वो बाहर निकल पाता कि टिया और रणधीर ने उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर लिया था जिस कमरे में वो बैठा हुआ था। जतिन को बंद करने के बाद वो दोनों भागकर बाहर आ गए थे। जैसे ही वो बाहर पहुंचे, बाहर का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उनके सामने शक्ति मौली जमीन पर पड़ा हुआ था। गाड़ी लेकर आओ रणधीर, टिया ने चीखते हुए कहा और उसके इतना कहने पर रणधीर बिना कोई सवाल जवाब किए अपनी वो गाड़ी लेने चला गया था जिसकी मदद से वो दोनों अरुणाचल प्रदेश से यहाँ तक आए थे। रणधीर गाड़ी लेकर आ गया था और उसके बाद जब टिया ने उससे शक्ति मौली को गाड़ी में बिठाने में मदद करने को कहा तो वो डरने लगा था। शक्ति मौली ने अभी कुछ देर पहले उसकी जो हालत की थी
उसे देखते हुए उसका डरना लाजमी भी था। लेकिन जब टिया ने उसे आश्वासन दिया कि उसको कुछ नहीं होगा, तो रणधीर ने शक्ति मौली को उठा लिया था। शक्ति मौली को उठाने के बाद उन दोनों ने मिलकर शक्ति मौली को गाड़ी में लिटा दिया था और उसके बाद शक्ति मौली को वहां से लेकर निकल गए थे। इधर सिद्धार्थ गुल्लू को साथ लेकर जयपुर के लिए निकल चुका था और उधर टिया और रणधीर शक्ति मौली को लेकर जतिन के घर से निकल चुके थे। रणधीर ने शक्ति मौली को पीछे लटकाया हुआ था और टिया गाड़ी चला रही थी। रणधीर को अभी तक नहीं मालूम था कि वो दोनों कहां जा रहे हैं। हम कहां जा रहे हैं? पीछे की सीट पर बैठे रणधीर ने टिया से सवाल किया। राजस्थान, टिया ने तुरंत कहा। क्या? टिया के जवाब देने पर रणधीर ने चौंकते हुए कहा। हाँ, टिया ने रणधीर को जवाब देते हुए कहा। लेकिन क्यों? रणधीर ने टिया से अगला सवाल किया। क्योंकि सिद्धार्थ वहीं है, टिया ने जवाब दिया और उसके बाद टिया ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी थी। आगे आगे सिद्धार्थ गुल्लू को साथ लेकर जयपुर की तरफ जा रहा था और उसके पीछे पीछे टिया और रणधीर जा रहे थे, जो सिद्धार्थ से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही चल रहे थे। दूसरी तरफ कालनेमी आवृत को लेकर धीरे धीरे पृथ्वी की ओर आ रहा था और उसके साथ साथ ईटानगर में बने माथुर विला के बाहर एक आदमी इधर उधर टहल रहा था। उसके चेहरे पर एक डर, हड़बड़ी, उतावलापन, घबराहट सब साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि रोहन था, जिसे अमन नायक ने अपने प्लान के अकॉर्डिंग वहां भेजा था। लेकिन अमन ने किस प्लान के तहत रोहन को वहां भेजा था और रोहन अमन के प्लान के अनुसार क्या काम करने वाला था, इसका खुलासा होना अभी बाकी था। आखिर क्या था अमन नायक का रिया माथुर तक अपना मैसेज पहुंचाने का प्लान, और क्या अमन का प्लान हो पाएगा सफल? आखिर कैसे पता चला था टिया को सिद्धार्थ के राजस्थान में होने का राज, और क्या टिया और सिद्धार्थ आपस में मिलने वाले हैं? आखिर क्या था देवयानी के हार का राज? क्या सिद्धार्थ को इससे मिलने वाला है इंद्रनगर जाने का कोई रास्ता? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।